ढेर सारी कंपनियां देखने में एक जैसी लगती है और लगता है कि भाई फिर क्या है, किसी में भी पैसा लगा लो, जो सबसे सस्ती हो या जिसका दाम सबसे कम हो। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और रिसर्च गुरुकुल में अगर आपको पिछला एपिसोड याद हो तो हमने बताया था कि एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियों का कारोबार किस तरह का होता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बेहद खास रिसर्च करने जा रहे हैं। 3 ऐसी कंपनियां जिनके नाम सुनते ही आपको लगेगा हाँ ये तो तीनों एक जैसी, एक ही कुनबे की, एक ही खानदान की, भाई भाई हैं। लेकिन तीनों में है बहुत बड़ा फर्क। और वो फर्क क्या है, और वो फर्क अगर आप समझ गए तो फिर आप एनबीएफसी का कामकाज पूरी तरह से समझ गए। और समझेंगे क्यों नहीं, समझाने के लिए है ना वरिंदर बंसल, हमारे फंड मैनेजर, पेंटोमैथ फंड मैनेजर्स एलएलपी के। थैंक यू सर। वरिंदर जी, रिसर्च तो ज़बरदस्त रही। एनबीएफसी पर लोगों को पहली बार समझ में आया कि एनबीएफसी कंपनियों को देखना कैसे चाहिए। और पहली बार ये भी समझ में आया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाद में देखिए, पहले बैलेंस शीट देखिए, जो आपने बताया कि बैलेंस शीट से वहाँ चलना होता है। 100%। तो अब हमने आज इस एपिसोड में कुछ अलग करने की सोची है, और वो ये कि एक एनबीएफसी दूसरे एनबीएफसी से अलग कैसे। एक ही परिवार में 3 भाई बहन है, 5 भाई बहन है, तो कौन अच्छा है कौन खराब है, ये पता लगाना है। देखो आप सेनापति हो, हम सेना जो आप आदेश देंगे हम वैसा कर देंगे। तो बस ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं 3 कंपनियों पर खास रिसर्च, और वो है इंडिया इन्फोलाइन यानी कि आईएफएल, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, और तीसरा है मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज। अब आप ये कहेंगे कि ये तीनों ही क्यों चुनी? पहली बात, इन तीनों को आप नाम से जानते हैं। दूसरी बात, आप ये भी जानते हैं कि ये तीनों देश के बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं। और तीसरी बात, आप ये भी जानते हैं कि ये तीनों की तीनों इंडियन कंपनीज हैं, पूरी की पूरी तरह से इंडियन ब्रोकरेज हाउस कम फाइनेंस कंपनी है। तो अब किस तरह से एक कंपनी के बिजनेस मॉडल को दूसरी कंपनी के बिजनेस मॉडल से अलग करें, फिर ये पता लगाएं कि आपको किस तरह के एनबीएफसी में पैसा लगाना है। तो एक एक करके कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आईएफएल से करें शुरुआत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उससे पहले एक छोटा सा चीज़ है कि हमने पहला स्टेप लिया था आपको सिर्फ बताने का कि एनबीएफसी होता क्या है, राइट। सब दूसरा बहुत ज़रूरी स्टेप है कि अभी रिजल्ट सीजन चालू हो जाएगा, तो मेरा ये बहुत दरख्वास्त रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा सबसे कि आप कॉन कॉल्स पक्का सुनो इन सब कंपनीज की। बिकॉज जब कॉन्फ्रेंस कॉल सुनोगे, अगेन वो सबके लिए अवेलेबल है, आप सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ भी किस तरीके से हर एक मैनेजमेंट का किस किस चीज़ पे फोकस है, तो आप उन कंपनीज को अच्छी तरह से समझ पाओगे। दूसरा, जैसे आपने बोला तीनों कंपनीज क्यों चुनी, सर अगर आप लास्ट इंडिया के 15-20 साल देखिए, आपने तो एक बार काम भी किया हुआ है कि अभी आनंद राठी जी में काम किया हुआ है, तो कौन सी कंपनीज हैं जो आज तक रुकी हुई हैं और अपना बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर रही हैं इंडिया में? अच्छा। अदरवाइज आप देखो कितने फॉरेन ब्रोकरेजेस आए या म्यूचुअल फंड्स में भी आए, आए चले गए, या फिर इंडियंस ने जाके उनका हिस्सा भी ले लिया डीएसपी में, उसमें हुआ, ठीक है ना। बहुत ऐसे हुए केसेस हुए, बट ये 3 ही कंपनीज हैं, आदित्य बिरला कैपिटल भी है, बट 3 ही मेजर कंपनीज हैं जो चालू एक्चुअली हुई थी ब्रोकरेज से, बट रेगुलरली वो अपना इतना प्यारी तरह, इतने शानदार तरीके से बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करती रही। वो एनबीएफसी और फाइनेंशियल सर्विसेज की बड़ी कंपनियां तो मैं इनको ब्रोकरेज कंपनीज बोलूंगा नहीं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है, राइट। बट पॉइंट इज ये सिर्फ तीनों कंपनीज की, आपके पास लास्ट में 10, 15, 20 ऐसी कंपनीज होंगी जो आज शायद है ही नहीं है, या जिन्होंने कभी स्केल प्राप्त किए ही नहीं है, तो इसलिए इन पे फोकस है हमारा। जैसे आपने बोला, सबसे पहले आईएफएल की तरफ चलते हैं। तो आईएफएल का मार्केट कैप कुछ 14,500 करोड़ है। जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि सबसे पहले सबसे जरूरी चीज देखो ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो आप एक बार ट्रेंड देखेंगे, अगेन ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंटेशन में होती हैं कि इनका पहले FY17 में 17.7% था, 19.3% था, 16.3% अभी आ गया, बिकॉज वो एनबीएफसी इश्यूज होने लगे। बट ये 18-19% ROE करने वाली कंपनी है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, अभी इसका 16.5% आ गया। तो आपको ऑफकोर्स ये देखना है कि ये वापस 19-20 पे कब जाएगा। 15-16 भी बुरा नहीं है, लेकिन 19% तो बहुत ही अच्छा है। 19-20% बहुत अच्छा, तो वी हैव टू सी कि वो वापस कब जाएगा। दूसरा चीज, आप धंधा समझो इसका। धंधे में क्या है कि हाँ भी ये काम क्या करता है। अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे तो इसके 3 सेगमेंट हैं, एनबीएफसी, वेल्थ और ब्रोकिंग। अभी इन तीनों कंपनीज में ये चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है। एनबीएफसी से आज की टाइम पे इसको 55% मोटा अगर आप 9 मंथ प्री माइनॉरिटी के हिसाब से देखो तो 55% इसको प्रॉफिट आता है। ठीक है, आधे से ज्यादा मुनाफा आपका एनबीएफसी फाइनेंसिंग के कारोबार से आ रहा है। बिल्कुल, वेल्थ से 33% आता है, 1/3। वेल्थ मतलब अपने कस्टमर्स का जो भी उनका पैसा मैनेज करते हैं, एसेट्स अंडर पीएमएस हो गया, म्यूचुअल फंड टाइप अगर है तो वो हो गया अलग। इनका तो खैर नहीं है, लेकिन और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं ना, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जी कि अगर किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का, एडवाइजरी का, वो सबका सब है, वो 1/3 है। ब्रोकिंग सर इसका सिर्फ 15% है। अच्छा, हम तो सोचते थे कि वो 5paisa.com से जो शुरू हुआ था, मतलब ये तो ब्रोकर ही है, वैसा नहीं है। अब देखिए
देखिए बिजनेस कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। हाँ। तो आप एक्चुअली एक कंपनी देख रहे हो जिसका 55% जो है वो एनबीएफसी है, 1/3 जो है वेल्थ है और बाकी से 15% ब्रोकिंग है। अगेन एनबीएफसी पे आए हम। एनबीएफसी में सबसे पहली चीज देखोगे कितना बड़ा बुक है। सी अगर बुक ही ना बड़ा होगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो बुक बहुत जरूरी है। इसका कुछ 36,500 करोड़ का बुक है। जैसे मैंने बोला कि हाँ भी कुछ कुछ चीजें जरूरी हैं जो आपको देखने के लिए, कि इसका नेट एनपीए कितना है, निम्स कितने हैं, कॉस्ट ऑफ फंड्स कितने हैं, तो आपको वो अगेन सारा प्रेजेंटेशन में मिलेगा। इसका निम्स को 7% है, इडलवाइस का 8.5% है, तो आपको मैं बताऊंगा ये बाद में। कॉस्ट ऑफ फंड इसका 8.8% है, इडलवाइस का थोड़ा सा ज्यादा है, इससे मोतीलाल का बहुत ज्यादा है। और अगर आप इसका ब्रेकअप देखोगे, ये जरूरी है, जैसे मैंने बोला था पैसा किसको देता है, ये बहुत जरूरी है। लायबिलिटी भी देखेंगे हम, पर पैसा किसको देता है। तो हर एक एनबीएफसी में ये दो चीजें सबसे ज्यादा डिटरमिन करेंगी उनको वैल्यूएशन कितना मिलेगा, कि आप पैसा किसको उधार दे रहे हो और कहाँ से ले रहे हो, और कहाँ से ले रहे हो। राइट, आपने पिछले एपिसोड में बताया था। ये बहुत जैसे इसमें देखोगे आप, तो इसके पास अगर बुक है 36,500 करोड़ की, उसमें ये होम लोन देता है 30%, राइट। लैप और कंस्ट्रक्शन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का 30%, गोल्ड का 15%। तो हर एक एनालिस्ट देखता है कि मुझे चेक करना है कि इसका कितना सिक्योर्ड बुक है, कितना अनसिक्योर्ड बुक है। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, अगेन ये डिपेंड करता है हर एक एनालिस्ट पे, हर एक इन्वेस्टर पे, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कि इसका लैप में ज्यादा हो, कंस्ट्रक्शन में ज्यादा हो, तो आपको उस तरीके से डिटरमिन करना क्या है। पैसा कहाँ से देता है, लायबिलिटी साइड में। ये पैसा अभी के टाइम में सिक्योरिटाइजेशन से भी लेता है, ज्यादा होने लगा था, बैंक से लेता है 40%। तो आपको वो ट्रेंड देखना लास्ट 5-6 साल में उसका किस तरीके से रहा। तो इसमें कौन सा ज्यादा अच्छा माना जाएगा, कहाँ से पैसा लेना बेहतरीन है? सर बैंक से होना, जितना बैंक से पैसा ले उतना बढ़िया, क्योंकि सस्ता मिलता है। जितना लॉन्ग टर्म बोरिंग हो आपका, तो वो भी देते हैं कि जितना लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म भी है, सस्ता भी। हाँ, लॉन्ग टर्म भी सस्ता भी, ठीक है ना। आपको पता है कि हाँ भी मैं सेव सिक्योर हूँ, आपको पता है कि हाँ भी मेरा जो भी है, मेरे पास जो रॉ मटेरियल है, पैसा जो है वो हमेशा मेरे पास लंबे टाइम के लिए और अच्छे रेट पे है। अभी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, सी हर लोग बोलते हैं कि इसका नेटवर्थ देख लो, FY20 का नेटवर्थ कितना है, और अलग अलग वैल्यूएशन मल्टीपल दे दो। आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम अलग अलग है। HDFC को कितना क्यों मिलता है, बजाज फाइनेंस को इतना क्यों मिलता है, देवान को इतना क्यों नहीं मिलता। अगेन वो डिपेंड करता है सर कितना उसका लायबिलिटी साइड है, कितना एसेट साइड है। तो उसके हिसाब से इसको अगर 1.5-2 टाइम देते हैं तो उसका वैल्यू उस धंधे का आ जाएगा। बाकी इसका वेल्थ बिजनेस है, वेल्थ बिजनेस में इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1.6 लाख करोड़ है, इसका भी डीमर्जर होगा, तो हम इस पे भी बाद में बात करेंगे। और ये बहुत बड़ा बिजनेस है जिसका वैल्यूएशन कुछ 15,000 करोड़ का दिया हुआ था। फिर ब्रोकिंग बिजनेस है छोटा सा, जिसमें ये 100% ओन करते हैं, जो 160-170 करोड़ प्रॉफिट कमा सकता है। ये रही IIFL की बात। तो IIFL में हमने समझा कि 54%, 1/3 और 15% ये है वेल्थ, एसेट मैनेजमेंट और ब्रोकिंग। तो आपका सबसे बड़ा ध्यान अभी होना चाहिए कि वेल्थ तो अच्छा कर ही रहा है इसका, और वेल्थ मार्केट के हिसाब से चलता है। किस टाइम पे ये इसका नंबर, इसका जो NBFC का बिजनेस टर्न अराउंड होता है, वो जरूरी चीज देखने वाली है। ये इसमें आपको चेक करना है। IIFL अभी बीच में एक अपना छोटा सा एसेट भी बेचा था, तो ये लोग पैसा रेज करने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। ये 3 पॉइंट हमने देख लिया, काम हो गया। तो आपको ग्रोथ देखना है, उसका 36,500 करोड़ का बुक कितना बड़ा बन सकता है। बुक बड़ा बनेगा तभी वो पैसा आगे लेंड करेगा, तभी वो निम्स कमाएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमाएगा। तो हर एक चीज में आपने जैसे पिछली बार बोला था ना, ये धंधा बहुत आसान है। धंधा पैसा लेना, पैसा देना, करेक्ट। बट वो कहाँ से पैसा लेता है, किसको पैसा देता है, पैसा टाइम से आता कि नहीं आता, बैड डेट्स नहीं होता, निम्स कमाता रहता है, बुक बढ़ती रहती है, लेवरेज ज्यादा नहीं लेता, फिर भी उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर कंट्रोल रहता है। ये सब चीजें, जैसे आपने ये सारी चीजें बता दी, अब मुझे इसमें एक चीज बताइए। आप ये बोल रहे हो कि 36,500 करोड़ की बुक है, ये बुक कितनी और बढ़ेगी, ये मैं कैसे पता लगाऊं? नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं कि ये हर वक्त मैनेजमेंट जो गाइडेंस देता है, जो बात करता है, किस तरीके से है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, आपको ये भी देखना है कि बुक ऐसा ना हो सर कि एकदम भी सॉरी, मैं आपको एग्जांपल, एक कंपनी है इंडिया बुल्स कंज्यूमर फाइनेंस, उसका बुक 1.5-2 साल में 10,000 करोड़ हो गया। और कुछ कंपनीज है जिनको कम से कम 5 साल लग जाते हैं 15-20 हज़ार करोड़ बुक पहुंचने के लिए। अभी द पॉइंट इज आपको ये सोचना है कि यार ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप बुक देखोगे कोई 10,000-15,000 करोड़ तुरंत बना रहा है, तो वो पूरा अनसिक्योर्ड में बना रहा है। अनसिक्योर्ड में हम मतलब कि आप लोन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। अभी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज दे रहे हो आप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे रहे हो आप कंज्यूमर फाइनेंस में, क्योंकि आपको वहां पे कोलेटरल तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप कितना भी लोन मैं बोला इंडिया में लोन बांटना तो बहुत आसान है, लेना तो सब चाहते हैं, लेना तो सब चाहते हैं, मैं भी लेना चाहता हूं। अच्छा, आप भी चाहते हो? सेम क्या बात है। लेकिन जरूरी है कि आपको कंट्रोल, मैं तो देना भी चाहता हूँ। आप नहीं सर, मेरे पास देने की क्षमता नहीं है, लेने की है।
सो ये चीज अभी एडलवाइज में देखिए सर, मजा एडलवाइज में आएगा। अभी एडलवाइज का मार्केट कैप 17,500 करोड़ है, ठीक है Right. ये सबसे बड़ा प्लेयर है इस फील्ड में। इसका 14,000 15,000 है और 17-18,000 हाँ, ठीक है। अभी इसमें देखिए सर, इसकी आरओईज देखिए 14%, 16.5%, अभी 14%। ये कभी 19%, 19.5% पे नहीं गया, पहुंचा ही नहीं है अभी तक। देखो आईएफएल के सारे बिजनेस मैच्योर बिजनेसेस हैं। अगर आप देखो तो थोड़ा सा सोचेंगे ना, आईएफएल का एनबीएफसी, आईएफएल का वेल्थ और आईएफएल का ब्रोकिंग सब मैच्योर है। ओके, उसने मैच्योर से मतलब बाकी उसने ऐसा नहीं है कि अभी लॉस मेकिंग है या अभी साल 2 साल हुए हैं उनको चालू मतलब आराम से लंबे समय से पैसा बना रहे हैं। चल रहे हैं ना वो, अभी तक एनबीएफसी चल रहा है, धंधा चल रहा है। अभी बड़ा बनाना है वो अलग बात है, बड़ा बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे, तो मैच्योर बिजनेस है। एडलवाइज में 4 धंधे हैं। एक है एनबीएफसी या जिसको क्रेडिट बिजनेस बोल देते हैं लोग, एक है फ्रेंचाइज एंड एडवाइजरी जो आपका एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट है। अभी इसका लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस भी है। अभी एक बैलेंस शीट मैनेजमेंट यूनिट एक और बिजनेस है। ये क्या होता ये कुछ नहीं है, इनका इंटरनल बिजनेस ही है। Okay. बट इसमें क्या कि 2 धंधे अच्छे हैं, 2 धंधे लॉस कर रहे हैं अभी तक। तो जो लाइफ एंड जनरल लॉस कर रहा है, अगर है? आप दोनों इंश्योरेंस लॉस में है। दोनों इंश्योरेंस में है, मगर जो सेगमेंट देते हैं वो सेगमेंट लॉस में है। अगर आप क्रेडिट बिजनेस की तरफ आओ, जो एनबीएफसी और एआरसी है, अभी एआरसी आपको आईएफएल में था नहीं, हाँ, एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो आपको ये बार बार ये सब चीजें देखनी है कि हर बिजनेस कैसे हर एक कंपनी में अलग है। अभी एनबीएफसी में इसका जो बुक है, बुक साइज है, वो है 43,000 करोड़, ठीक है। उसका था 34,000 करोड़, इसका हाँ, बुक उससे 35,000, हाँ। थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अभी इसका देखोगे, इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 8.5% है, आईएफएल का 7% है, तो इसका मार्जिन उससे ज्यादा है। इसका जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है 10.5% है, आईएफएल का 8.8% था। 7% तो बहुत शानदार है सर। किसी को 7% आपको मिल जाए ना, अगर कोई प्राइवेट प्लेयर हुए तो आप बोलोगे बहुत है। इसका नेट एनपीए कम है, आईएफएल का ज्यादा है। अभी ये देखना पड़ेगा कि इसको आपको समझना कि इसका निम्स ज्यादा क्यों होता है। अभी अगेन आप इसकी बुक देखोगे, ये अगेन सबसे जरूरी चीज है कि बुक देखोगे कि भैया ये 42,000 करोड़ 43,000 करोड़ देता किसको है। तो इसका रिटेल क्रेडिट, कॉर्पोरेट क्रेडिट और डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट, ये 3 हिस्सों में बांटते हैं। 42%, 16%। अभी आप देखोगे इसमें लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज भी है 11%, होम लोन है 20%, डेवलपर फाइनेंसिंग भी है 25%, कुछ कोलेटरलाइज्ड डेट भी है, और फिर स्टील पावर इंफ्रा में डिस्ट्रेस क्रेडिट भी है। इसका बुक थोड़ा सा रिस्की है कंपेयर टू वो, इसलिए इसको जैसे बोला ना डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट, हाँ, तो जो तकलीफ में सेक्टर है उनमें कहाँ का पैसा दिया पावर है। इंफ्रा, ये 16% है। यहाँ थोड़ी बुक की क्वालिटी आईएफएल के कंपैरिजन में थोड़ी हल्की है, थोड़ी सी हल्की या थोड़ी रिस्की हो सकती है, बट अगेन डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया है उसके ऊपर। इसलिए इसका निम्स देखोगे आईएफएल से बहुत ज्यादा है। आईएफएल का 7% था, इसका 8.5% है निम्स, तो वो बहुत जरूरी है। फिर आपको सोर्सेज ऑफ फंड्स देख लेंगे आप, जिस तरीके से है वो जरूरी है देखने के लिए। और क्रेडिट बिजनेस में इसको सीधा मल्टीपल मिलेगा नहीं सिर्फ बुक पे, क्योंकि उसका बिजनेस तो बहुत सिंपल था। इसका बिजनेस क्रेडिट वाला भी 3 हिस्सों में बंटा हुआ है, रिटेल में, कॉर्पोरेट में, डिस्ट्रेस में बंटा हुआ है। तो वो आप अलग अलग लीजिए और उसको वैल्यू उस तरीके से कीजिए। फिर दूसरा धंधा जो फ्रेंचाइज एंड एडवाइजरी का आ गया, जो एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट का है, इसमें अगेन अलग अलग कीजिए सारे का सारा। उसका 1.25 लाख करोड़ के एयूएम था, याद है आपको, आईएफएल का हमने बोला था। इसका एसेट मैनेजमेंट जो है वो 1 लाख करोड़ है, वेल्थ मैनेजमेंट जो है 1 लाख करोड़ है, एसेट मैनेजमेंट को 36,000 करोड़ है। नॉर्मली इनको 5% के हिसाब से वैल्यू किया जाता है। जितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका 5% मान लो, 5% के हिसाब से दिया जाता है। एडलवाइज का लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अभी लॉस मेकिंग है, बट फिर भी थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। उनकी 121 ब्रांचेस हो गई हैं। एडलवाइज टोक्यो एक और दूसरा उनका जनरल एडलवाइज टोक्यो वाला जो है, तो वो लोग ठीक कर रहे हैं। तो अगर आपको देखना है इस कंपनी में, एडलवाइज को देखेंगे, तो अगर आप आईएफएल के साथ सोच रहे हो तो आपको पता चलेगा कि यार ये उतना मैच्योर अभी सारे बिजनेसेस नहीं हुए हैं, बिकॉज इसमें अच्छा, इसमें एक जो यूनिक बिजनेस है एआरसी का, वो बहुत एसेट रिकंस्ट्रक्शन का, ये जरा मुझे समझाइए सर। ये लोग क्या करते हैं कि हम भी अलग अलग एसेट्स होते हैं ना, जैसे ये बिजनेस बड़ा पैसे देने वाला हो सकता है। हो सकता है। क्या है बड़ा ट्रिगर ये है? हो सकता है, क्योंकि इनका अगर लास्ट क्वार्टर में मेरे ख्याल में सिर्फ बिनानी की रेजोल्यूशन से कुछ 50 करोड़ का प्रॉफिट आया था। सो अभी क्या कि ये क्या करते हैं, डिस्ट्रेस्ड एसेट्स ले लेते हैं, फिर उनको रिजॉल्व करते हैं, तभी वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होते हैं। जितनी एसेट, मतलब इसमें खतरा भी हो सकता है कि अगर आपने 10 एसेट्स ले ली, 10 की 10 सॉल्व ना हुई, 10 में से 2 ही सॉल्व हुई, तो आपको किसमें कितना लॉस है, कितना में कितना प्रॉफिट है। बट इन लोगों ने अभी 45,000 करोड़ के आसपास का इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है एआरसी में। आगे जाके ये धंधे में इनको आज की डेट में, बिकॉज अभी रेजोल्यूशंस एनसीएलटी के कारण बहुत हो रही हैं, तो आपको पैसा हो सकता है वहां पे बने, ज्यादा बने।
तो वो डिस्ट्रेस्ड में भी पैसा कमा सकते हैं, जो आपको आईएफएल के केस में नहीं है। लेकिन वही होगा, थोड़ा सा आपको रिस्की अगर प्रोपोजिशन में जाना कि नहीं जाना। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो कम किए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट का जो हुआ वो कम किए जा रहे हैं, इंश्योरेंस लॉस में है, इनकी लॉन्ग टर्म बोरिंग अभी कुछ मेरे ख्याल में 62% हो गई है, जो पहले 36% थी। सीपी से जो पैसा लेते थे 7% हो गया, जो 18% था पहले। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बार बार आपको कॉन कॉल में पता चलेंगी, कॉन कॉल में पता चलेंगी। तो अगर आपको एडलवाइस के लिए समझना है तो एडलवाइस में सिंपल चीज़ है, चारों के चारों धंधे अभी मेच्योर नहीं है। अब मेरे एक चीज़ समझ में आ गई, वो ये कि पहले अगर मैं कौन कॉल सुनूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहे हैं रशीद शाह साहब या निर्मल जैन जी। अब ये पढ़ लेने के बाद ये बेसिक डेटा समझ गए, अब वो जो भी डेटा देंगे ना कोरिलेट हो जाएंगे। एग्री सर। है ना? आपको ठीक वैसे जैसे बजट की पाठशाला याद है, 100%। जब बजट की पाठशाला के सारे डेटा समझ लिए तो जब वित्त मंत्री जी बड़े बड़े डेटा बोल रहे थे डर नहीं लग रहा बिल्कुल था। सही है। पहली बार बजट पे डर नहीं लगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोली। तो आपको एडलवाइस अभी सोचना, एडलवाइस में जो एनबीएफसी है प्लस उसका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस एक हो गया, बट उसमें इंश्योरेंस भी है। अभी इंश्योरेंस अगर रिकवर कर गया तो आपका पैसा ज़्यादा बन सकता है, और इसका साइज जो बुक का कितना बड़ा बनेगा, और क्या ये अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स कम करेगा कि नहीं करेगा आगे जाके, यही ज़रूरी है। आपने देखा होगा एडलवाइस में सर ये क्या करते हैं, एक एक सेगमेंट में, क्योंकि इनकी 3 सेगमेंट है अलग अलग, रिटेल, कॉर्पोरेट, डिस्ट्रेस, इन्वेस्टर अलग अलग सेगमेंट में भी लेके आते हैं। वो सीडीपी की वो कनाडा वाला जो आया था वो एक में आया था। तो आपको वो चीज़ बहुत ज़रूरी देखनी है, कहीं पैसा ना फंस जाए, कहीं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में पैसा ना फंस जाए, वो रिस्की प्रोपोजिशंस है। फिर हमारे आगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, यस, उनका मार्केट कैप है 10,000 करोड़। तो आपने देखा 15, 16, 14, 17,000, 15,000 और 10,000। तो मोतीलाल जी बिल्कुल प्योर ब्रोकर की तरह चालू किए, ठीक है ना। ये एनबीएफसी में नहीं गए, ये तो सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी तक में नहीं गए, म्यूचुअल फंड तक में नहीं गए, किसी में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नहीं वो करते हैं अब तो करने लगे हैं, जब शुरुआत की थी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी, सिर्फ इक्विटी, अभी भी इक्विटी है, बट देन वो वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट गए। इन्होंने पकड़ा हाउसिंग फाइनेंस, इन्होंने एनबीएफसी नहीं पकड़ा, जिसे एडलवाइस का मैंने जो बोला, एडलवाइस ने एनबीएफसी भी पकड़ा और एसेट रिकंस्ट्रक्शन भी पकड़ा। हाँ, आईएफएल ने मेन एनबीएफसी पकड़ा और वेल्थ मैनेजमेंट पकड़ा, वेल्थ में बहुत बड़ा काम किया, वेल्थ में बड़ा किया। अब आए मोतीलाल जी जिन्होंने ब्रोकिंग और हाउसिंग फाइनेंस। अच्छा, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और हाउसिंग फाइनेंस अभी तो इनका भी अगर आप देखोगे तो अभी इतना मैच्योर धंधे नहीं है, स्पेशली उसका हाउसिंग फाइनेंस। अभी हाउसिंग फाइनेंस में कम से कम आपको 7-8 साल लगते हैं कि हम भी स्टेबलाइज होने पे। अच्छा। इसलिए इनको 3-4 साल से अब देखोगे अभी चालू किए, जो 5-6 साल हुए हैं, तो अभी भी लॉस मेकिंग है। ऑफकोर्स इनके कुछ लेगेसी बुक्स थी जो अभी तक साफ नहीं हुई है, बट इसलिए इसका डिस्ट्रेस जो आ रहा है वो सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस करके आ रहा है। तो अगर आप इसका देखो अगेन आरओई से चालू करो, मोतीलाल का आरओई कितना होता था सर? 22%, 26%, माय गॉड, जो अभी एकदम बिकॉज ऑफ लॉसेस जो हाउसिंग फाइनेंस में नीचे आके 16% आ गया, 26% 16% आ गया। उसके सेगमेंट कैपिटल मार्केट, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, हाउसिंग फाइनेंस और छोटा फंड बेस्ड है, वो कुछ नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि उनका इंटरनल है वो। जो कैपिटल मार्केट में इसका मेजर धंधा क्या है? ब्रोकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अभी ब्रोकिंग में इनका 4% मार्केट शेयर है। आपको तो ये सब चीजें तो मालूम है कि हाँ भी। डिस्ट्रीब्यूशन में इनका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो है 9,000 करोड़। ओके, तो बहुत है। कैपिटल मार्केट का बिजनेस बहुत सिंपल है, वैल्यू करना किस तरीके से है उसको, कोई 15 टाइम वैल्यू देता है, कोई 10 टाइम, 12 टाइम वैल्यू देता है, क्योंकि ये बहुत टाइम से है, स्टेबल है, तो लोग 15 टाइम का वैल्यूएशन देते हैं। एसेट मैनेजमेंट में म्यूचुअल फंड है, पीएमएस है और एएफ है, तो टोटल इनका एसेट्स जो है वो कुछ 37,500 करोड़ के आसपास है। हमने उनमें देखा था, देखो 1 लाख करोड़ है इनका, नहीं वो वेल्थ में नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन, एसेट्स एंड एडवाइस भी करते हैं। जैसे मान लो एनबीएफसी में किसी का अगर 40,000 करोड़ का, 42,000 करोड़ का है, तो अगर कोई आपको बुक बोलता है, बुक का मतलब ये नहीं है कि सब सेम है, बिकॉज वो लेंडिंग कहीं और करते हैं, वो काम कुछ और करते हैं पूरे का पूरा। इनका जो है 37,000 करोड़ का, उसमें म्यूचुअल फंड है। अभी ये मार्केट लीडर है पीएमएस में, 15% मार्केट शेयर है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में हाईएस्ट इनके 39 बेसिस पॉइंट्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कमाते हैं। तो ये धंधे बड़े बड़े सेट है, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग सेट धंधा है। आपको वैल्यू करना है 5% पे, वो हो जाएगा। वेल्थ मैनेजमेंट भी इनका 16,500 करोड़ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, वो भी 5% पे हो जाएगा। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी हाउसिंग फाइनेंस की। सबसे पेन पॉइंट है। अभी हाउसिंग फाइनेंस में इन्होंने 9 मंथ में लॉस किया था कुछ 140 करोड़ का, उसमें नेटवर्थ इनका कुछ 850 करोड़ का है। अभी इसके सर नेट एनपी देखिए कितना था, 7%। माय गॉड, एडलवाइस का था 0.8%। अगेन वो एनबीएफसी है, वो अलग बात है, बट फिर भी कुछ तरीके से था। इसका कॉस्ट ऑफ फंड 10.5% है, 10.2% कॉस्ट ऑफ फंड है।
तो इनको पेन जो आ रहा है सबसे ज़्यादा वहाँ पे आ रहा है। हालांकि इसमें नया मैनेजमेंट पूरे का पूरा क्योंकि उन्होंने इनका डाल दिया कॉस्ट है। ऑफ फंड ज़्यादा है, हाँ। तो इन्हें जो उधार देना है वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे देना है। 100%। जितनी ज़्यादा प्राइस पे आप उधार दोगे, थोड़ा आप रिस्की लोगों को जहाँ पैसे आने के चांस कम हो जाते हैं वहाँ देते हो, और वही वजह एनपीए भी ज़्यादा है। सर इसीलिए इन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी पुरानी लेगेसी बुक जो है वो क्लीन कर दी। नया लेगेसी बुक से मतलब लेगेसी पुरानी बुक थी जिनसे पैसा नहीं आ रहा था, जो गलत डिस्पोज किया था, वो सब क्लीन कर दिया। नया मैनेजमेंट लेकर आगे, पैसा दे ही नहीं रहे थे ये। लास्ट क्वार्टर क्या हुआ, इनका जो डिस्बर्सल है, डिस्बर्सल की लोन देने, जो लोन देते हैं, वो 85% डाउन था। अच्छा, तो इन्होंने वो बंद ही कर, टैप ही बंद कर दिया। वो बोले कि भैया दे रहे ही नहीं हमें। मुझे पहले साफ करने दो सारा कुछ, मुझे क्लीन अप करने दो पहले, बाद में करेंगे जो काम करना है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। तो आप अभी समझ सकते हो इसके हिसाब से कि किस तरीके से ये तीनों की तीनों कंपनी जो हमने समझाई, IIFL, एडलवाइस और मोतीलाल, तीनों कितनी अलग अलग कंपनीज हैं। करेक्ट। तीनों का किस तरीके से कॉस्ट ऑफ फंड्स अलग है, तीनों का किस तरीके से ROEs अलग है, तीनों का किस तरीके से एसेट साइड अलग है। तो वो तीनों की तीनों कंपनीज बहुत अलग है। ठीक बात है। तो अब 3 कंपनियां अलग तो है, ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन फिर इन अलग कंपनियों में से किस कंपनी को हम अच्छी और किसको खराब माने, ये कैसे पता चलेगा? सर ये पता चलेगा, मैंने जो बोला 3 Ps, वो हमेशा याद रखिए। प्रमोटर, प्रोडक्ट, प्रोसेस। प्रमोटर, प्रोसेस और प्राइस। प्राइस। हाँ, प्राइस। प्राइस। प्रमोटर आप देखिए, अभी आपको सोचना है कि आपको तीनों अच्छे आदमी हैं। नहीं देखो वही है, देखो अभी आपको क्या देखना, देखो आपको ये देखना कि किस तरीके से वो लोग आगे काम करते हैं। अच्छे तो हैं वो तीनों जैसे first निर्मल जैन सर है, वो तीनों थोड़े first से generation फर्स्ट जनरेशन entrepreneur है। हैं। निर्मल जैन सर है, उन्होंने थोड़े नए aggressive ज़्यादा नए हैं। बिजनेस लेकर आए, नए मैनेजमेंट लेकर आए। वो करण को वहाँ बिठाया, वेल्थ मैनेजमेंट में बिठाया, अनूप को लेकर आए उसके लिए, वो अलग अलग बाहर बड़े से बड़े लोग खिलाड़ी काफी लिए लेके आते हैं और बिठा देते हैं। एडलवाइस में भी हो रहा है ऐसा, मोतीलाल में शायद उतना नहीं हो रहा जितना हम देखना चाहते हैं। तो वो आपको देखना कि किस तरीके से आपको प्रमोटर पे आपको है, ठीक है ना, वो पर्सनल हो सकता है सबका। उसमें व्हाट्सएप, प्रेम व्हाट्सएप बैठा है, हाँ, 35%, फेयरफैक्स 35% स्टेक लेके, तो IIFL उनका में। थोड़ा सा होल्ड ज्यादा है। भगवान ना करे कल को मार्केट या कुछ इकोनॉमी में कुछ डाउन साइकिल आ जाए, तो किस तरीके से आपको पैसे की सपोर्ट भी होगी। तो इसलिए वो बहुत बड़ा है कि ऊपर से भी स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। प्रमोटर मजबूत है। प्रोसेसेस किसके स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी किसके पास है, किस तरीके से कितना किसने काम किया उस चीज़ पे, कॉस्ट ऑफ फंड किसकी कम है, कि कौन ज़्यादा रिस्क में नहीं लेता। तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक आदित्य बिरला कैपिटल भी है, अगर आप उसको समझना चाहो तो वो भी एक है कि 22,000 करोड़ का उसका मार्केट कैप है। कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है उसका, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एडलवाइस के साथ, लेकिन वो उसका वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स है इन द इंडस्ट्री इन NBFC। ओके। और उसके पास धंधे बड़े बड़े धंधे हैं, NBFC है, AMC है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस है, और इंपॉर्टेंट है कि उसके चारों के चारों बिजनेसेस मैच्योर है। ओके। कोई लॉस मेकिंग नहीं है, कोई भी लॉस मेकिंग नहीं है। तो आपको अगेन उसको भी समझना है, वैसे जैसे हमने आपको समझाया। ठीक है। बुक कितना बड़ा है। तो कुल मिलाकर आपको इन कंपनियों में देखना है कि मेजर रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, किस सेगमेंट से आ रहा है, और उससे और बिजनेस कितने सालों से मुनाफा कमा रहे हैं, प्रमोटर का विजन क्या है, और आगे किस सेगमेंट से ज़्यादा बिजनेस आने वाला है। देखो सर, मैं आपको प्लस एक चीज़, हाँ, मैं आपको पैसा कहाँ लगाना है, मैं पूछूं आपसे, आपको क्या लगता है कि इंडिया में, आपको लगता है कि वरिंदर ये सेक्टर मुझे इसमें रहना ही रहना है, ठीक है, पहले तो आप वो सोचिए। वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ही है। नहीं सर, वही बोल रहा हूँ। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक कंपनी के अंदर, जैसे हमने बताया, 10 धंधे करते हैं वो, 10 धंधे करते हैं। आपको लगता है हाउसिंग फाइनेंस में जाना है, तो प्योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी है, ओह यस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वरिंदर मुझे सीवी साइकिल खेलना है, कमर्शियल, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट है। आपको वरिंदर बोलते हैं नहीं गोल्ड फाइनेंस में जाना है, तो आपको मुठ्ठ होता है। तो ये जो है, ये सब खिचड़ी है, ये सब कंपनीज खिचड़ी है। तो उसमें से कौन सी कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कौन से वर्टिकल का, वो सबसे जरूरी है। और खिचड़ी तभी स्वादिष्ट लगती है जब उसमें मसाले वसाले सब बराबर पड़े हों, यानी कि आपने इस खिचड़ी, यानी कि इस शेयर, इस कंपनी की बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ढंग से समझ लिया हो। तो आज आपको इन 3 NBFC के बारे में समझ में आया होगा। न सिर्फ 3 NBFC के बारे में, इसी फॉर्मूले के दम पर आपको हर एक NBFC को देखना है कि किन किन वर्टिकल से कितना बिजनेस आ रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, NPA क्या है। ये अगर आपने देख लिया तो बस फिर कम से कम एक बात पक्की है, आप गलत शेयर तो पक्का नहीं चुनेंगे। और यही रिसर्च गुरुकुल में हम कोशिश करते हैं कि आप गलत शेयर ना चुनें और सही शेयर का करें चुनाव। वरिंदर, समझ में आ गया सब कुछ? सर एक चीज लास्ट आप बोल दीजिए कि इस बार कौन कॉल पक्का सुना है तीनों कंपनीज की, तो मजा आएगा इनको। कॉन्फ्रेंस कॉल जरूर सुने, और आजकल तो कॉन्फ्रेंस कॉल सोशल मीडिया पर हर जगह अवेलेबल है। अगर आप जिस वक्त हो रही नहीं भी सुन पाए, उनकी ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है।
लेकिन उससे पहले ये एपिसोड एक बार रिवाइज कर लें, हाँ, ताकि आपको ये याद रहेगा कि अगर मोतीलाल ओसवाल की कॉन्फ्रेंस कॉल सुन रहे हैं तो पहले आप एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद सुनिए, मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि ये 4 सवाल मैं भी इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट पूछ सकता हूँ। तो इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए कि किसी स्टॉक पर, किसी कंपनी पर आप भी 5 अच्छे सवाल कर पाएँ, तब जाकर आपकी रिसर्च होगी कंप्लीट। तो रिसर्च गुरुकुल के इस खास शो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।